बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात के इस पहर जंगल के बीचों बीच खड़े होना इतना आसान नहीं था और किसी अक्लमंद इंसान को ऐसी हरकत करना ज़ेब नहीं देता था, क्योंकि इस जंगल के बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लेकिन मैं सब कुछ भुलाए यहाँ खड़ी हुई थी, अपने चारों तरफ देख रही थी। इर्द गिर्द लंबे लंबे वजूद थे जिनके चेहरे स्याह रंग के थे। पहले तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे हवास जागना शुरू हुए तो मुझे आसपास की चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मुझे आवाज़ें सुनाई दी। बहुत ही खौफनाक किस्म की आवाज़ें थीं, सरसराती हुई आवाज़ें जो मेरे दिल की धड़कन को मुसलसल बढ़ाती जा रही थी। और फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़। ऐसी भयानक चीख अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं सुनी थी। एक अनजानी सी ताकत मुझे खींचकर उस जंगल में ले आई थी और अब मैं यहाँ आकर फंस गई थी। मैं जो घर में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, किसी के कहने पर उठकर यहाँ आ गई थी। वो सब गोल दायरा बनाए हुए मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे और किसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं वहीं गिर कर बेहोश हो गई। मेरा नाम मारिया है और मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। अम्मा अब्बा ने मेरी शादी बहुत ही कम उम्री में कर दी थी। शादी के 2 साल बाद मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर माजूर था, ना ही बोल सकता था और ना ही चल फिर सकता था। अपने बेटे की हालत की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरे शौहर भी हर वक्त परेशान रहते थे। उनका छोटा सा कारोबार था। उनका इरादा था कि वो अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाएंगे, इसलिए अपने गांव की ज़मीनें बेचकर उन्होंने अच्छे खासे पैसे अपने कारोबार में लगा दिए। मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका जिगरी दोस्त ही उन्हें धोखा दे जाएगा। उनके दोस्त ने धोखे से सारे के सारे पैसे हड़प कर लिए और कारोबार में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। जब मेरे शौहर को इस बात का इल्म हुआ तो वो इस सदमे को सह न पाए और दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। मेरी पूरी दुनिया में सिर्फ वही थे जो बहुत ख्याल रखते थे मेरा, और अब जब वो नहीं रहे थे तो यूँ लग रहा था जैसे मैं भरी दुनिया में तन्हा हो गई हूँ। मेरे रिश्तेदार वैसे भी मुझसे बात नहीं करते थे। उसकी वजह मेरा माजूर बेटा था। उन्हें पसंद नहीं था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। उनका कहना था कि उसे किसी हस्पताल वगैरह में दाखिल करवा दो, ये किसी काम का नहीं है, नाकारा है। मगर अपने बेटे से मुझे बहुत ही प्यार था। मेरे शौहर की वो वाहिद निशानी मेरे पास थी। शौहर की वफ़ात के बाद हमारे माली हालात बहुत ही बिगड़ गए थे। शुक्र था ये घर जो मेरे शौहर ने अच्छे वक्तों में बना रखा था, वो अब हमारे काम आ रहा था। मैंने ऊपर का पोर्शन, जहाँ सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, किराए पर देने का सोचा और ख़ुद एक प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर टीचिंग करना शुरू कर दी। कभी कभी मैं गांव में आ जाया करती थी। यहाँ पर मेरी एक दोस्त रहती थी जो मेरे बचपन की दोस्त थी। वो हमेशा हर चीज़ में मेरी मदद करती थी। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद उसने मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। स्कूल की कुछ दिन की छुट्टियाँ हुई तो मैं अपने बेटे के साथ गांव चली आई। सोचा कि माहौल बदलेगा तो मेरे बेटे का मूड भी अच्छा हो जाएगा। एक वाहिद मेरी दोस्त थी जो मेरे बेटे से नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि अपने बेटे की तरह उससे मोहब्बत करती और उसका ख्याल रखती थी। मैं अपना हर दुख सुख सिर्फ अपनी दोस्त से ही बांटा करती थी। मुझे उसके घर में आए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, क्या तुम गांव की दर्जन से जाकर मेरा दुपट्टा ले आओगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं ले आऊँगी। वैसे भी वो सुबह से काम करके थक गई थी। मैं दुपट्टा लेने के लिए दर्जन के घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में जंगल पड़ता था। अभी मैं बीच रास्ते में ही थी कि तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा नजर आया। मैं हैरान हुई कि ये बच्चा अकेला जंगल में क्या करने जा रहा है, कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे सामने वो जंगल के अंदर दाखिल हो गया और मैं भी उसके पीछे जंगल में दाखिल हो गई, और यूं ही चलते चलते मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। वो बच्चा जो मेरी निगाहों के बिल्कुल सामने था, अचानक से गायब हो गया और वहां पर तरह तरह के अजीब से वजूद नजर आने लग गए। एक वजूद मेरी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और मैं भी मैकेनिकी अंदाज में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते मैं जंगल के बाहर आ गई। सामने ही एक पुल बना हुआ था। उसके पास पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। न जाने ये कौन है जिसके पीछे पीछे मैं चलती आ रही हूँ। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। अब मुझे बहुत खौफ आ रहा था।
इसी इरादे से मैं पुल के दूसरी तरफ आई। वो वजूद हर लम्हा आगे बढ़ता जा रहा था और यूँ लगता था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उसकी तरफ खींचती हुई लेकर जा रही है। आखिर मैं क्यों उसकी तरफ मुतवज्जे हो रही थी और उसका पीछा कर रही थी? मेरे पास कोई ख़ास वजह तो थी ही नहीं, बस तजस्सुस के मारे। मैं ऐसे ही किसी का पीछा नहीं कर सकती थी, मेरी ऐसी फितरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है इस वजूद का पीछा करने के लिए, और मैं अनजाने में उसका पीछा किए ही जा रही हूँ। चलते चलते मैं पुल के बिल्कुल बीच में पहुँच गई। वो वजूद पुल के आखिर में पहुँचकर रुक गया और चंद पल उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं बीच में खड़ी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कदमों को जकड़ लिया हो और फिर मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर वो कहाँ गया होगा, अभी तो मेरे सामने था। तभी मुझे अपने पीछे से कोई आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वही वजूद खड़ा था और उसका चेहरा देखकर मेरी चीखें निकल गईं। वहाँ सिर्फ स्याह रंग दिखाई दे रहा था और बहुत ही भयानक चेहरा था। ये सब देखकर तो मेरी हालत मज़ीद ख़राब होती गई। डर तो मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा था। मैंने उल्टे कदमों वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं वापस जंगल में पहुँच गई। अब मुझे जंगल से गुजरने में काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। मैं इतनी रात को अकेले जंगल में नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर पहले ही पुल पर जो मेरे साथ हुआ था वो सब मैं दोबारा से नहीं दोहराना चाहती थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे की भी फिक्र थी। मैं उसे अकेला अपनी दोस्त के पास छोड़कर आ गई थी। अब मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचना था। अगर वो मुझे थोड़ी देर भी अपने पास नहीं देखता था तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। मैंने हिम्मत की और जंगल के अंदर दाखिल हो गई। जंगल के अंदर दाखिल होते ही मुझे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। यूँ लगता था जैसे कोई भयानक चीखें मार रहा है। चीखों की आवाज़ें मेरे कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। मैं भागती जा रही थी और जंगल के इन मनाजिर से खौफ महसूस कर रही थी। मैं जल्द से जल्द बस इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहती थी और अपने बेटे के पास पहुंचना चाहती थी। भागते भागते मुझे 15 मिनट हो गए थे। मेरी सांस हद से ज़्यादा फूल गई थी। अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी इतना नहीं भागी थी, मगर इस वक्त मुझे खुद से भी ज़्यादा अपने बेटे की परवाह थी। कैसे भी करके मैंने हिम्मत बांधी और मज़ीद भागना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंने उस जंगल को बहिफाजत पार कर लिया था, लेकिन मेरी रग रग में खौफ दौड़ रहा था। मैं भागते हुए उस घर की तरफ आई और अपनी दोस्त से कहा कि मेरा बेटा कैसा है। उसने मुझे यूं हवास पाख्ता देखा तो कहने लगी कि पहले तुम ठीक से बैठ तो जाओ, मगर मैं मुसलसल अपने बेटे के बारे में सवालात कर रही थी। उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, वो सो रहा है, अंदर कमरे में है, आओ मैं तुम्हें दिखा दूँ। वो मुझे साथ लिए कमरे में चली आई। मैंने देखा कि वहाँ सामने ही मेरा बेटा लेटा सो रहा था। उसे यूं चैन से सोते देखकर मुझे सुकून मिल गया। फिर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे पानी ला दो, मैं काफ़ी देर से भाग रही हूँ, थक गई हूँ। मेरा सांस भी काफ़ी फूला हुआ था। उसने कहा कि थोड़ी देर आराम करो, यूं फ़ौरन से पानी मत पियो। थोड़ी देर मैंने अपना सांस बहाल किया और पानी पिया। फिर मेरी दोस्त मुझसे पूछने लगी, आखिर क्या हुआ था जो तुम्हें इतना भागना पड़ा? मुझे सारी बात बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? अचानक से गायब हो गई थी। मैं परेशान हो रही थी। अगर तुम्हारा बेटा उठ जाता तो मैं उसे क्या जवाब देती कि तुम कहाँ गई हो? इतनी देर हो गई थी, ज़रा से काम के लिए गई थी, वापस ही नहीं आई। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं गई तो दुपट्टा लेने थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से एक वजूद नज़र आया। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कि कब उसका पीछा करते करते मैं जंगल के अंदर पहुंच गई और वो मुझे जंगल से भी बाहर पुल के पास ले गया। मेरी दोस्त ने यह सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम उस पुल के पास गई थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वहाँ पर सालों गुजर गए हैं, कोई भी नहीं गया और ना ही वहाँ से कोई जाना पसंद करता है। तुम्हें पता है वहाँ पर भूत परीत होते हैं, जिन्नात रहते हैं। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें इतनी बेएहतियाती नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम तुम थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करती। इतनी समझदार हो, ऐसा कैसे कर लिया तुमने? मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तुमने बताया है कि वो वजूद खुद ही तुम्हें खींचते हुए वहाँ ले गया था, यानी कि तुम अपने दिमाग को उसके कंट्रोल में दे चुकी थी। जैसे जैसे वो चाह रहा था तुम वही करती जा रही थी।
میں نے اپنی دوست کی بات پر غور کیا۔ واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے میرے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے زبردستی کھینچتے ہوئے وہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پریشان مت ہو، دیکھو میں صحیح سلامت واپس تو آ ہی گئی ہوں۔ میرے بیٹے کی وجہ سے میں واپس آئی ہوں۔ آج اگر اس کا خیال میرے دماغ سے نہ چپکتا تو میں شاید ہار مان لیتی اور واپس نہ آتی۔ میں ایک پل بھی جنگل میں رکی نہیں تھی، بس چلتی گئی، حالانکہ ایسی عجیب عجیب چیخیں سنائی دے رہی تھی وہاں سے کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، اور ان سب چیخوں کو سن کر تو میرا دل بہت ہی زیادہ دہل رہا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، ایسی بھیانک چیخ جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی، لیکن شکر ہے میں صحیح سلامت پہنچ گئی ہوں، ورنہ میرا حشر بہت برا ہوتا۔ وہاں پر عجیب عجیب سے وجود تھے، اتنے بڑے بڑے کہ میں نے کبھی کسی انسان کو اتنا لمبا نہیں دیکھا۔ ان کی شکلیں بھی سیاہ اور بھیانک تھیں۔ میری دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم وہاں سے واپس آ گئی ہو اور ہمارے بیچ موجود ہو، دیکھو اب دوبارہ غلطی سے بھی اس طرف مت جانا، ورنہ کوئی نہ کوئی مصیبت تمہارے سر پر آ ہی سکتی ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں اب وہاں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں وہی سب باتیں گھوم رہی تھیں، وہی جنگل اور پل اور وہاں پر موجود وجود۔ تھوڑی دیر میں میں سو گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک عجیب سی آواز اپنے کان کے پاس سنائی دی۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، تم آئی نہیں ہو، اب تمہارے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھے کوئی خود ہی اپنے کنٹرول میں لے کر وہاں سے لے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے میں جنگل کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ میرے ہوش و حواس ایک دم سے بحال ہوئے اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو جنگل میں پہنچ گئی ہوں۔ آخر میں اپنے بستر سے یہاں کیسے آئی؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے لے کر آیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے واپس جانے کی کوشش کی، لیکن کوئی میرے پاؤں کو پکڑ رہا تھا اور میں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا پاؤں چھوڑو۔ چلانے کے بعد بھی کسی نے میرا پاؤں نہیں چھوڑا، تو میں تھک ہار کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے کوئی مجھے کان میں کہنے لگا کہ آگے بڑھو، تمہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے، یہی تمہاری منزل ہے، آج تمہاری قربانی کا دن ہے، چلو آگے بڑھو۔ میں چپ چاپ آگے بڑھنے لگی۔ دیکھا تو جنگل کے بیچ میں بہت سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی رات کو اتنی روشنی کہاں سے آئی ہوگی؟ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہاں پر وہی وجود بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے سیاہ اور بھیانک تھے۔ انہیں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، لیکن پھر وہ سب مجھے دیکھ کر زور زور سے کہے لگانے لگے۔ وہ خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ ڈھیر ساری ہڈیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم تمہیں قربان کریں گے، تم ہمارے مقصد کے لیے قربان کر دی جاؤ گی، تمہیں قربان کرنے سے ہماری طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ اب میں ان کے چنگل سے کیسے بچوں گی؟ دھیرے دھیرے وہ لوگ گول دائرے کی صورت میں میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دائرہ بنا لیا تھا اور وہ ایک دائرے میں ہی گھومتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ عجیب سی آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ میرا خوف تو اور بڑھ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا اب بس میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اور پھر یوں ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے ماتھے سے پسینہ چھوٹنے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ سب گھومتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ میرا دماغ میرے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر تو مجھے اب بھی لگ رہا تھا، لیکن میری خراب ہوتی حالت اور کمزوری، یہ سب چیزیں مجھے بہت بے چین کر رہی تھی۔ اور پھر میں اگلے ہی پل زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جنگل کے باہر پڑے دیکھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تبھی میری نگاہ اپنی ٹانگ پر پڑی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میری ٹانگ تو آدھی کٹی ہوئی تھی۔ آخر میری ٹانگ کہاں گئی؟ اس سے خون نہیں رس رہا تھا، یوں لگتا تھا اس کو کٹے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں۔ میں نے چلانا شروع کر دیا،
मेरी चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। वो गांव के ही लोग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पूरे गांव में हम ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी दोस्त इतने दिन से परेशान है और तुम्हारा बेटा भी। उनके कहने पर मुझे अचानक से अपने बेटे का ख्याल आया। वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। उसका क्या हाल हुआ होगा। रात को मैं यहाँ आई थी और अब सुबह हो गई है, लेकिन लोगों के मुंह से मैंने सुना कि 5 दिन गुजर चुके हैं। मैं गायब थी, यानी कि 5 दिन तक मैं बेहोश थी, इन अजीबो गरीब किस्म के वजूदों के बीच में थी। आखिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया होगा? मेरी टांग क्यों काटी? लोग मुझे फौरन से हकीम के पास ले गए। उसने बताया कि तुम्हारी टांग को बहुत ही ख़ास तरीके से काटा गया है। अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें मसनूई टांग लगवानी पड़ेगी। और मेरा दूसरा पाँव भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे लंगड़ा लंगड़ा कर चलना पड़ रहा था। मेरी दोस्त को जब इत्तला मिल गई कि मैं आ गई हूँ तो वो भागी भागी मेरे पास आई। साथ में मेरा बेटा भी था। वो बहुत रो रहा था। मुझे देखकर उसे फ़ौरन से सुकून मिल गया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं तो उसे अपनी नज़रों से ओझल ही नहीं करती थी। अब 5 दिन तक वो मेरे बिना रहा था। मेरी दोस्त ने मेरी हालत देखी तो रोने लग गई और कहने लगी कि ये सब किसने किया है। मैंने चुपचाप पूरा वाक़या कह सुनाया। गांव के लोग वहीं मौजूद थे। उन्होंने जब ये सुना तो कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा था इस जंगल की तरफ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद से नहीं गई हूँ, बल्कि कोई है जो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता, मैं जंगल में पहुँच जाती हूँ। उस दिन भी उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारी कुर्बानी देंगे, तुम कुर्बानी के लिए ही यहाँ लाई गई हो। और उन्होंने बाद में मेरे गिर्द दायरे की सूरत में चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई। दोबारा जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को उस जंगल के बाहर पाया और देखा कि मेरी तो टांग कटी हुई थी। मैं नहीं जानती कि इतने दिन मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ थी। बेहोशी के बाद की कोई भी बात और कोई एक पल भी मुझे याद नहीं है। क्या ये सच है कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं? मेरी दोस्त कहने लगी, हाँ, ये वाकई में सच है। बहुत बड़े लोगों ने वहाँ जिन्नात को भी देखा है और सबका कहना है कि वहाँ पर जो जिन्नात रहते हैं वो बहुत ही बुरे और बदतमीज़ हैं। वो इंसानों को इंसान नहीं समझते, हर एक से बदतमीज़ी करते हैं। तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। बेहतर है कि तुम फटाफट यहाँ से निकल जाओ और जाकर शहर में अपने घर पर रहो, वरना ये तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाते ही रहेंगे। मेरी दोस्त की बात ठीक थी। अगले दिन ही मैं गांव से निकल आई। शहर आकर भी कुछ दिन तक तो मैं परेशानी में मुब्तला रही, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया। लोग तब मुझे देख रहे थे कि मैं भी अपने बेटे के साथ माजूर हो गई हूँ, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैंने किसी की बात को भी संजीदगी से नहीं लिया। वापस स्कूल में जाकर मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। मुझे चलने में बेहद तकलीफ़ होती थी, इसलिए डॉक्टर ने मसनूई टांग लगा दी ताकि मुझे मसला ना हो। इससे भी मुझे तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन पहले से कम। मैं जो हमेशा अपने पाँव पर खड़ी होती थी, अब खुद को इस तरह बेबस देखकर मुझे खूब रोना आ रहा था। मेरी दोस्त अक्सर मुझसे मिलने आती रहती थी। वो मेरे बेटे का भी ध्यान रखती थी। मैं सुबह के वक्त जब स्कूल जाती थी तो पीछे पूरा टाइम मेरा ध्यान मेरे बेटे पर ही लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया। वो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। उसका रवैया भी दूसरों के साथ अजीब था। न किसी से बात करने की कोशिश करता और न ही अपने पास किसी को बैठने देता था। उसे सबसे अलग थलग बिठाया गया था। न जाने कहाँ से आया था, उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। बस इतना पता था कि किसी बहुत ही अमीर घराने का इकलौता बेटा है। मुझे लगा कि शायद अमीर घराने का है, इसलिए उसके माँ बाप उस पर तवज्जो नहीं देते होंगे, अपने आप में ही मसरूफ़ रहते होंगे, तभी वो इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। लोगों से घुलने मिलने में उसे मुश्किल दरपेश तो होगी। यही सोचकर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। एक बात थी, वो बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी बड़ा लगता था। उम्र भी उसकी अच्छी खासी थी। उसकी उम्र के लड़कों को तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल में क्या कर रहा था? यही सोच मुझे अक्सर परेशान करती रहती थी। जब से वो आया था मैं नोट कर रही थी, वो बाकी किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे रहा था, बस चुपचाप मुझे घूरता रहता था और बार बार उसकी निगाह मेरी टांग की तरफ जाती थी। उसका रवैया मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब मुझे वैसे भी लोगों की इस हरकत की आदत हो गई थी। वो मेरी टांग को ऐसे घूरते थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ।
लेकिन ये तो मुसलसल मुझे घूरता रहता था। रोज़ाना ऐसा ही होता था। वो किसी और की तरफ नहीं देखता था, बस चुपचाप मुझे देखता रहता था। क्लास में वो किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन जब मैं उससे कुछ पूछती तो वो जवाब देता, मगर उसकी आवाज़ अजीब सी थी। जब भी बोलता यूँ लगता जैसे गुर्रा रहा है। कभी कभी तो उससे खौफ महसूस होता था। उन्हीं दिनों में अपने किराएदार से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना तो वो वक्त पर किराया देता था और ना ही अपने घर का ख्याल रखता था। हर वक्त मुझे परेशान ही करता रहता था। ये घर मैंने उसे किराए पर दिया था तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि उसका ध्यान रखे, लेकिन वो तो बहुत ही लापरवाही बरत रहा था। मैं उससे तंग आ चुकी थी। आए रोज़ उसके पास कोई ना कोई नए बहाने होते थे। इतने महीने गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे किराया नहीं दिया था। कभी क्या बोलता तो कभी क्या। हालांकि मैं जानती थी कि वो छुट्टी वाले दिन अपने दोस्तों को बुलाकर खूब सारी चीज़ें ऑर्डर करके खाता रहता था। इतने पैसे तो वो शॉपिंग करने में ही ज़ाया कर देता था। अगर मेरा किराया दे देता तो उसका क्या जाता। मैंने कई बार उसे वार्निंग दी और कहा कि या तो किराया दे दो या फिर घर खाली कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मगर उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो समझता था कि अकेली औरत है तो मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन अभी वो मुझे जानता नहीं था। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो हरगिज़ भी नहीं थी, और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना अब मुझे खूब अच्छे तरीके से आ चुका था। एक दिन तो जब वो वापस आया, उसने देखा कि सामने सहन में ही उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो चिल्लाता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि ये मेरा सामान किसने यहाँ पर रखा है। मैंने कहा मैंने रखा है। तो उसने गुस्से से मुझसे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामान को हाथ लगाओ। मैंने उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंका और कहा कि तुम भी इस सामान के साथ यहाँ से बाहर निकल जाओ। बेहतर है कि दोबारा मुझे यहाँ नज़र मत आना। बहुत तंग कर लिया है तुमने मुझे। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे बहानों से। आए रोज़ तुम मुझसे बहाने बनाते हो कि आज किराया दूंगा, कल दूंगा, लेकिन अब तक तुमने मुझे किराया दिया ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मेरा सामान यहाँ रखो, मैं तुम्हें कुछ दिन में किराया दे दूंगा। ये कहकर वो चला गया। फिर मैं जहाँ पर भी जाती वो मेरे पीछे पीछे आ जाता और कहता कि मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा। इस ज़बरदस्ती के किराएदार से मैं हद से ज़्यादा तंग आ गई थी। एक दिन मैंने गुस्से से उसे कहा, तुम कौन हो और रोज़ाना मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे, चले जाओ यहाँ से। मैंने उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं उसे अपने आसपास देखना भी नहीं चाहती थी। ज़बरदस्ती का किराएदार बन रहा था। मैं माजूर थी तो क्या मेरा फ़ायदा उठाएगा? मुझे उसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। आज तो मेरा गुस्सा हद से बढ़ गया था, इसलिए मैंने सामान समेत उसे बाहर निकल जाने को कहा। मगर वो मुसलसल मुझसे कहे जा रहा था, तुम बहुत पछताओगी अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। वैसे भी तुम्हारा ये घर इस काबिल नहीं है कि इसमें रहा जाए। हर वक्त अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि यहाँ से जाते हो या नहीं? इतने महीने से तुम किराया नहीं दे रहे और फिर भी ये सब कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें रख लूँगी। मैं कोई और किराएदार यहाँ पर लाना चाहती हूँ ताकि कुछ पैसे आए मेरे पास, मगर तुम तो सांप बनकर बैठ गए हो मेरे घर के ऊपर से इस तरह की अफवाहें फैला रहे हो कि मेरे घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तुम होते कौन हो मेरे घर के बारे में ऐसी बात करने वाले? मैं चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रही थी। महल्ले वाले मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर जमा हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई मसला है क्या? तुम यूँ परेशान क्यों हो? अगर ये तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, हम इसकी दुर्गत बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, इतनी बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से चला जाए बस यही काफ़ी है। वैसे भी इसने इतने महीनों से किराया नहीं दिया है और अब मेरे घर के बारे में अजीब बातें कर रहा है। मैं अंदर आ गई और बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे सोए हुए कि तभी अचानक से मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मुझे लगा जैसे वो किराएदार ज़बरदस्ती दोबारा वापस आ गया हो, इसलिए मैं उठकर फ़ौरन से बाहर आई। सहन की लाइट जलाई, इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। ऊपर से भी कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। मैं वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। सुबह उठी तो वक्त देखा 10:30 बज रहे थे। आज छुट्टी थी इसलिए मैं देर तक सोती रही। नाश्ता वगैरह बनाकर फारिग हुई तो मैंने सोचा आज मैं जाकर रियल एस्टेट वाले से बात करूंगी कि घर किराए पर लगाने का इंतज़ाम कर दे।
और अब की बार किसी अच्छे किराएदार को ढूंढ कर लाए। वैसे भी मेरे पास ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए कोई ऐसा बंदा ही रह सकता जो अकेला हो, या तो नौकरी करता हो या फिर यहाँ पर पढ़ाई के सिलसिले में आया हो। मर्द को अकेले रखना इतना आसान और महफूज नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी, मुझे ये करना ही था। मेरा बेटा दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसकी देखभाल और महंगी दवाइयों के लिए मुझे मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी। स्कूल से जितने भी पैसे मिलते थे वो सब भी उसकी दवाइयों में ही निकल जाते थे। घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में मुझे घर का किराया चाहिए था। किराया आता तो मेरी बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाती। यही सोचकर मैं नाश्ते से फारिग होकर फ़ौरन से रियल एस्टेट एजेंट के पास गई और मैंने उससे कहा कि अब की बार तुम एक अच्छा किराएदार भिजवाना। पहले तुमने जो किराएदार भिजवाया था वो बहुत ही बदतमीज़ था, ना तो वक्त पर किराया देता था और ना ही तमीज़ से बात करता था। बहुत मुश्किलों से मैंने उसे घर से बाहर निकाला है। मुझे ऐसे मुसीबत वाले किराएदार नहीं चाहिए। हालांकि घर में दाखिल होने के लिए पिछली तरफ भी अलग से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर के पोर्शन का दरवाज़ा भी अलग है। इसके बावजूद वो दरवाज़ा खटखटा के मेरा दिमाग ख़राब करता रहता है। आपको अच्छे से पता है मैं अकेली औरत हूँ, इस तरह से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एजेंट ने मुझे यकीन दिलाया कि अब की बार वो कोई भरोसेमंद और सुलझे हुए इंसान को ही भेजेगा। हालांकि मैं किराया इतना नहीं लेती थी, इसके बावजूद मुझे कोई सुलझा हुआ इंसान मिल ही नहीं रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अब कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मुझे छोटी सी छोटी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। कुछ मुतमईन होकर मैं घर वापस आ गई। मेरा बेटा उठ गया था। मैंने उसे भी नाश्ता करवाया और दवाई वगैरह खिलाई। आज उसे हस्पताल भी लेकर जाना था। रोज़ाना अल्लाह से दुआएं करती थी कि वो ठीक हो जाए। एक इकलौता बेटा ही तो था मेरे पास। वैसे भी इस भरी दुनिया में कोई और रिश्तेदार था ही नहीं जो मेरा साथ देता। जितने भी रिश्तेदार थे वो सिर्फ नाम के थे। उन्हें मुझसे नफ़रत के अलावा कुछ भी नहीं आता था। उस दिन के बाद से मैं अब तक गांव भी नहीं गई थी। वैसे भी उस वाक़े ने मेरे जहन पर अलग ही असर छोड़ा था। अजीब अजीब सी आवाज़ें मुझे वहाँ जो सुनाई दी थी वो अब तक मेरे दिमाग से चिपक कर रह गई थी। मैं उन्हें भूल नहीं पा रही थी, मगर मैं ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। बस ये खुद ब खुद ही मेरे दिमाग में बार बार आ जाती थी। घर पे कामकाज करते हुए मुझे अक्सर ही यूँ महसूस होता था जैसे घर पर मेरे अलावा भी कोई मौजूद है, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं था। कभी कभी तो मुझे बर्तन खटकने की आवाज़ आती और कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, और यूँ लगता बाज़ दफ़ा कि कोई आपस में बातें कर रहा है। घर पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं होता था। बस मेरा बेटा होता था जो कि पहले ही बीमार था, ना बोल सकता था ना चल सकता था। वो तो खुद मेरे ही सहारे पर था। आखिर यहाँ पर कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? कभी कभी तो मुझे उस किराएदार की बद्दुआ याद आती थी जो उसने मुझसे कहा था कि तुम पछताओगी और तुम्हारे घर में अजीब अजीब सी बातें हैं, अजीब आवाज़ें आती हैं। उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब यूँ लग रहा था जैसे वो सही कह रहा हो। अब अगर किसी और किराएदार ने आकर भी यही शिकायत की तो मेरे घर के बारे में अफवाहें फैलना शुरू हो जाएंगी और इस वजह से घर को कोई भी किराए पर नहीं लेगा। आखिर मैं क्या करूं जो इन सब चीज़ों से मुझे निजात मिल जाए? कम से कम मेरी जान तो छूट जाए ना। एक बार बस घर किराए पर लग जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। दिन रात यही सब सोचती रहती थी और बेताबी से रियल एस्टेट एजेंट के फ़ोन का इंतज़ार था कि कब वो फ़ोन करे और मुझे खुशखबरी सुनाए कि कोई किराएदार मिल गया है जो भरोसेमंद है और मुझे परेशान नहीं करेगा, किराया भी वक्त पर देगा। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने आई थी। अभी मैं वहाँ पर कपड़े फैला ही रही थी कि तभी मुझे एक कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आखिर छत पर किसका बच्चा हो सकता है? पहले तो मैंने सोचा शायद बिल्ली का बच्चा हो, लेकिन यह बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इस वक्त ऊपर वाले घर में भी कोई नहीं रह रहा था, तो ये रोने की आवाज़ किसकी थी? मैंने पूरी छत का हर कोना छान लिया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिख रहा था, मगर वो आवाज़ मुसलसल तेज़ होती जा रही थी। फिर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अपने बेटे का ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं सब कुछ वहीं पर छोड़ती नीचे भागती हुई उसे देखा, और उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत लेटा हुआ था। शुक्र था कि उसे कुछ नहीं हुआ था। एक पल को तो मुझे यूँ लगा था जैसे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। हालांकि वो रोता था तो भी पता नहीं चलता था।
बस ऐसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल चिपक गया था, इसीलिए मैं भागती हुई नीचे आई थी। मैं अपने बेटे के बारे में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो लोगों के सामने जाए और लोग उसका मजाक उड़ाएं। वैसे भी मेरे रिश्तेदार हमेशा मेरे बेटे के बारे में अजीब सी बातें करते रहते थे। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका कहना था कि ये तो माजूर है और बोझ है, तुम क्यों उसके इलाज पर इतना पैसा खर्च कर रही हो। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई थी कि ये जल्द ही ठीक हो सकता है, इसलिए मैं इस उम्मीद को थामे अपने बेटे का इलाज करवा रही थी और इतनी मुश्किलात सह रही थी। मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और बातें भी कर पाएगा। लोग क्या कहते हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रही थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बेशक बोल नहीं सकता था, लेकिन बातों को ठीक से सुन और समझ सकता था। लोगों के रवैयों के बारे में बहुत अच्छे से समझता था, हर चीज़ को अच्छे से महसूस कर लेता था। मैं इस सब से उसे दूर रखना चाहती थी कि लोगों की तल्ख बातें उसके कानों से ना टकराएं। महल्ले की बहुत सी औरतें कभी कभार मेरे घर आया करती थी और हमेशा मेरे बेटे को देखकर अफसोस किया करती थी। मुझे उनका अफसोस करना बहुत बुरा लगता था। यूँ लगता था जैसे वो तरस खा रही हूँ। हालांकि मैं अपने बेटे को तरस के काबिल नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनाना चाहती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुझ पर या मेरे बच्चे पर तरस खाए, इसलिए बेहतर था कि मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करने दूँ। इस तरह से मैं अपने बच्चे की ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती थी। अब जब से घर में मुझे वही अजीब आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी, तो मुझे गांव वाला वाक़या बार बार याद आ रहा था। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया कि यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। वही सब चीज़ें मुझे बार बार महसूस हो रही हैं। क्या उन जिन्नात का साया यहाँ पर भी आ गया है? मैं बहुत परेशान हूँ यार। अगर कुछ भी हो गया तो मैं अपने बेटे की हिफाजत कैसे करूँगी? तुम जानती हो मुझे हर चीज़ और हर इंसान से बढ़कर अजीज़ है। उसे किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकती मैं। और अब तो मैं माजूर भी हूँ। उनकी वजह से पहले ही मेरी एक टांग जा चुकी है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं रो रही थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आती हूँ और फिर हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में मुझे उस स्टूडेंट ने बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन वो चुपचाप मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या इस तरह से कोई बात करता है? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करो। लेकिन वो मुसलसल उसी अंदाज में बात किए जा रहा था और कहने लगा, मुझे पता है तुम्हारी ये टांग क्यों टूट गई है। उन बदमाश जिन्नात ने ही तुम्हारी टांग काटी है ना, देखना उनको कैसे सबक सिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे हवास गुम हो गए, क्योंकि ये बात तो मेरी दोस्त, गांव वाले और मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता थी। हम में से किसी ने भी ये बात किसी और को नहीं बताई थी। तो आखिर इस लड़के को कैसे पता चली? एक पल को लगा जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मगर फिर मैंने खुद को संभाला और सख्ती से उससे सवाल किया, तुम मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। मगर वो मुसलसल मेरा पीछा करने लग गया। मैं स्कूल से घर आती तो देखती कि वो कुछ फासले से मेरा पीछा कर रहा है। मुझे अजीब महसूस होता कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, लेकिन हैरत तो तब होती जब महल्ले वालों में से कोई इस बात का जिक्र भी नहीं करता था। यूँ लगता था जैसे वो उन्हें नज़र ही नहीं आता, सिर्फ मुझे महसूस होता है और मुझे ही नज़र आता है। एक दिन मैं घर पर काम कर रही थी, तब भी मुझे अपने कमरे से किसी की आहट सुनाई दी। मैं कमरे के अंदर आई तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि मेरे सामने मेरा वही शागिर्द बैठा हुआ है। आखिर वो मेरे घर में दाखिल कब हुआ और वो यहाँ करने क्या आया है? मैं सीधा गुस्से से उसकी तरफ आई और मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम यहाँ पर आ गए हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या है? अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारे वालिदैन को कॉल करके इस सब के बारे में बता दूंगी। बेहतर होगा कि अब तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। ये मेरा घर है। लेकिन वो और ज़ोर से चिल्लाया, कहने लगा कि तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो ठीक है, अब तुम परेशान होती रहो। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी खौफज़दा हो। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। पीछे मैं हैरत से बैठी की बैठी रह गई। कुछ देर बाद मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि वो शहर पहुँच चुकी है
और थोड़ी देर में मेरे घर भी पहुंच जाएगी। मैं उसके लिए खाना वगैरह तैयार कर चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा बजा। मैं जानती थी कि मेरी दोस्त होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मेरी दोस्त ही थी। उससे मिलकर मैं उसे अंदर ले आई। मैंने उससे कहा कि अब तो परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। मेरे स्कूल में एक शागिर्द आया है जो कि मुझे काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा है। उसका कहना है कि वो जानता है कि मेरी टांग कैसे कटी है और वो ये भी जानता है कि मुझे जिन्नात परेशान कर रहे हैं। यार, ये सब क्या हो रहा है? वो चुपके से मेरे घर में भी दाखिल हो गया था। मैं खुद को कैसे उससे बचाऊं? तुम ही मुझे कोई तरकीब दो। मेरी दोस्त ने सारा वाक़या सुना तो कहने लगी कि कहीं वो शागिर्द भी कोई जिनज़ादा तो नहीं है। मैंने कहा, पागल हो गई हो? वो जिन कैसे हो सकता है? तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वो अजीब तरह से पेश आता है, लेकिन जिन्नात में से कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त की बात बिल्कुल सच साबित होने वाली है। कुछ ही दिन बाद उस शागिर्द ने खुद ही आकर मुझसे इस बात का एतराफ़ कर लिया और कहा कि मैं एक जिन्नात के कबीले से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम्हारी मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैं जानता हूँ कि जंगल में उन जिन्नात ने तुम्हारी टांग काट ली थी। वो इंसानों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते, यहाँ तक कि वो बहुत से जिन्नात पर भी रहम नहीं खाते हैं। मगर हम लोग एक अच्छे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा बेटा भी माजूर है। तुम्हारी परेशानी हम जानते हैं। वो जिन्नात बहुत ही ताकतवर हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएंगे। उनकी नज़र तुम पर पड़ चुकी है। अब उन्हें तुम्हारी दूसरी टांग भी चाहिए और हो सकता है कि बाद में वो तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे ही उसने ये बात कही, मेरे रोंगटे फौरन से खड़े हो गए। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपने बेटे की खातिर, क्योंकि मैं उसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचने दे सकती हूँ। उसने कहा, तुम मुझसे निकाह कर लो। ये बात सुनकर तो मैं उछल पड़ी। मैंने कहा, तुम पागल हो चुके हो जो मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँ? तुम एक जिनज़ादे हो और मेरा एक बेटा भी है। मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? वो बोला, इसमें कौन सी गलत बात है? तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर एक बार तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो वो जिन्नात तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये अजीबोगरीब बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, कुछ वक्त लगेगा मुझे सोचने में, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैंने अपनी दोस्त से भी इस सब का जिक्र किया। वो मुझे लिए एक मौलवी साहब के पास आ गई। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। अब आप ही बताएं मैं क्या फ़ैसला करूं? मुझे सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे और मैं जानती हूँ कि वो जिन्नात कितने ख़तरनाक हैं। क्या निकाह करने से वो जिन्नात चले जाएंगे? और क्या जिन्नात से निकाह करना ठीक है? मौलवी साहब कहने लगे कि तुम इंसान हो और तुम्हें किसी इंसान से ही निकाह करना चाहिए। और बाकी रही उस जिनज़ादे की बात, तो उससे कहो कि अगर वो वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहता है तो कोई और तजवीज़ दे, इस तरह की बात ना करे। मुझे तो लगता है कि उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मगर मैंने मौलवी साहब को बताया कि वो एक अच्छा इंसान है, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर मौलवी साहब मुझसे कहने लगे कि मैं दम वगैरह करूँगा और तुम्हें मैं एक ऐसे इंसान का पता देता हूँ जो जिन्नात के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें काबू भी कर लेता है। वो बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं, तुम उनके ऊपर भरोसा कर सकती हो। फिर उन्होंने मुझे उस आदमी का पता दिया। मैं अपनी दोस्त के साथ उस पते पर आ गई। छोटा सा घर था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने उन्हें कहा कि मैं आई हूँ, मुझे मौलवी साहब ने भेजा है, आपकी मदद चाहिए। फिर हम लोग अंदर चले आए और उस आदमी को सारे वाक़यात तफसील से बताए और कहा कि अब आपसे मदद की दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी हमारी मदद कर दे। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जिन्नात को काबू करना जानता हूँ और उनसे अपनी बात भी मनवा लूँगा। तुम परेशान मत हो, बस ध्यान रखो। एक काम करो, उस घर को छोड़ दो। हो सकता है कि घर बदल लेने से तुम्हारा मसला हल हो जाए। मैं ये घर कैसे छोड़ सकती थी, लेकिन मजबूरी थी, मुझे अपने बेटे के लिए ये करना पड़ा। मैंने जल्द ही उस घर को बेचने के लिए रियल एस्टेट एजेंट से बात कर ली और उससे कहा कि जल्द से जल्द इस घर को बिकवा दे, क्योंकि मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती।
اور خود ایک چھوٹے سے علاقے میں گھر لے کر وہاں رہنے لگی۔ وہ آدمی مسلسل جنات سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ انہوں نے اس جنزادے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تم اسے نکاح کے لیے مجبور مت کرو، تم ایک جن ہو اور وہ انسان ہے، اور باقی جنات سے ہم نمٹ لیں گے۔ اس جنزادے نے وعدہ کیا کہ اب وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد وہ بابا جی اس جنگل میں چلے گئے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر جنات سے بات چیت کی اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ مجھے مزید تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، ورنہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب میری زندگی سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد سے اب تک کبھی بھی کسی جن زادے نے مجھے پریشان نہیں کیا تھا۔ لیکن اب بھی اکثر میرے گھر سے عجیب قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ مجھے جسمانی نقصان تو کوئی نہیں پہنچا تھا، لیکن ذہنی طور پر اب بھی مجھے پریشان کیا جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ساری زندگی اب میرے ساتھ ہی رہنے والے ہیں، مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور یوں ہی پریشان کرتے رہیں گے۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے ان کے ساتھ رہنے کی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔